गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में बताया था। तो मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे और मैंने आपको बताया था कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं इनकी आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद करके रखनी पड़ती है। जैसे कि 0 डिग्री पे आपको पता होना चाहिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है। ऐसे ही 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, क्योंकि ये वैल्यूज आपकी यूजुअली यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस बताए थे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैंने आपको बताया था। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सभी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी। ओके। और आज की डाउट क्लास के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको दी गई है तो अगर उसके अंदर एक एंगल आपको दे दिया गया है एक्यूट एंगल और एक साइड आपको दे दी है, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द अदर 2 साइड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है। और अगर आपको 2 साइड्स दे रखी हैं तो आप कोई तीसरी साइड फाइंड आउट करके साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। तो बेटा इसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या था कि आपको सडनली ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्यों पढ़ाई गई है? क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर अगर आप हायर लेवल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स यूज होती है, वहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन वहाँ पे यूज होती है आपकी। ठीक है। उसी से रिलेटेड बेटा एक और आज हम एक्स्ट्रा और नया टॉपिक आपका पढ़ने वाले हैं, वो है आपका क्या, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। तो बेटा आपके सिलेबस के अंदर नहीं है क्लास 9th में, लेकिन NTSC में जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा यूज पड़ती है, वहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है आपको। अगर आपको कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स नहीं आएंगे तो यू वोंट बी इन द पोजिशन टू हैंडल ऑल दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स की जो टॉपिक है ये आपका पढ़ रहे हैं। वैसे भी बेटा आपको हायर क्लास में आप जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे तो आपको पढ़ना ही है, तो बेटर है कि आप अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स होता क्या है और क्यों यूज करते हैं, क्या होता है। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि किसी ने आपको बोला कि 2 किलोग्राम शुगर है, उसके अंदर मैं 3 किलोग्राम शुगर ऐड कर रहा हूँ। 2 किलोग्राम शुगर है, अगर मैं उसके अंदर 3 किलोग्राम शुगर ऐड कर रहा हूँ तो आपसे किसी ने पूछा कि कितनी टोटल किलोग्राम शुगर हो जाएगी आपके पास, तो आप बोलेंगे टोटल 5 किलोग्राम। 2 किलोग्राम स्टार्टिंग में थी, 3 किलोग्राम आप ऐड कर रहे हैं, तो टोटल किलोग्राम ऑफ शुगर जो आपके पास मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपकी 5 किलोग्राम। ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल लॉजिक। अभी ऐसे ही करके मैंने आपसे पूछा कि 2 न्यूटन का फोर्स है, उसमें मैं 3 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा हूँ, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये 5 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। बेटा ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी गलत आपकी। क्यों गलत हो जाएगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। सपोज कर लीजिए मैंने आपको दिया एक ब्लॉक, ये ब्लॉक है n किलोग्राम का, कुछ भी वजन हो सकता है, n की वैल्यू 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। मैंने आपको क्या बोला कि 2 किलोग्राम फोर्स है, उसमें 3 किलोग्राम फोर्स में 2 न्यूटन फोर्स है, उस पर 3 न्यूटन फोर्स में ऐड कर रहा हूँ, तो आपकी जो वैल्यू है वो 5 न्यूटन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रीजन क्या है? सपोज कर लीजिए कि आपका फोर्स 2 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 3 न्यूटन फोर्स भी आपका इस तरफ ही लग रहा है, एक ही डायरेक्शन। तो बेटा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन ये, 3 न्यूटन ये, तो नेट फोर्स आप बोलेंगे कि नेट फोर्स इस ब्लॉक M के ऊपर हो जाएगा 5 न्यूटन। इसका मतलब आपका सही है, आपने जो 5 न्यूटन बताया वो सही है, लेकिन आप हर बार सही हो ये जरूरी नहीं है। सपोज कर लीजिए मैंने आपको बताया कि ये 3 किलोग्राम फोर्स इस तरफ लग रहा है, 3 न्यूटन फोर्स, किलोग्राम बोल रहा हूं, और 2 किलोग्राम फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। अभी बेटा अगर आप इन दोनों फोर्स को ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे कि 3 न्यूटन आगे की तरफ, 2 न्यूटन पीछे की तरफ। नेट फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर? 1 न्यूटन लगेगा, और वो किस तरफ लगेगा आपके, वो लगेगा आपका आगे की तरफ 1 न्यूटन फोर्स। तो नेट फोर्स ऑन n किलोग्राम ब्लॉक विल बी 1 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस मैं क्या बता रहा हूं, सपोज कर लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये n किलोग्राम ब्लॉक है, 3 न्यूटन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है इसके ऊपर,
1 न्यूटन फोर्स आगे ऊपर की तरफ लग रहा है, सॉरी 2 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब नेट फोर्स क्या होगा? ठीक है, जब दोनों एक तरफ लगे रहे थे, एक ही तरफ लगे रहे तो आपने 5 बोल दिया। जब एक आगे की तरफ लग रहा दूसरा पीछे की तरफ लग रहा था तो आपने क्या बोल दिया? 1 न्यूटन बोल दिया। जब एक ऊपर लग रहा है 3 न्यूटन, एक राइट साइड में लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा m किलोग्राम पे? तो बेटा आपके पास आप कुछ भी नहीं बता सकते कि 3 न्यूटन लगेगा, 4 लगेगा, 5 लगेगा, क्या लगेगा इसके ऊपर, राइट? तो यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है? आप 3 + 2 हर केस में 5 क्यों नहीं कर पा रहे? यहां पे डिफरेंस बेटा ये आ रहा है कि जो फोर्स है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यहां पे 3 न्यूटन फोर्स आपने देखा कि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, 2 किलोग्राम की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं तो आप बोल पा रहे हैं 5 न्यूटन लग रहा है। अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे कि जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? आपका 1 न्यूटन आएगा। लेकिन अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं तो आपके पास अभी वो नॉलेज आपके पास नहीं है कि आप बता पाएंगे कि नेट फोर्स कितना लगेगा, है ना? तो उसके लिए आपको अलग से वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, और वेक्टर अलजेब्रा आप क्लास 11th के अंदर पढ़ेंगे। यहां पे आप क्या याद रखेंगे कि अगर दोनों एक तरफ लग रहे हैं तो ठीक है, दोनों एक आगे लग रहे हैं, पीछे लग रहे हैं, तो आपको पता चल गया 1 न्यूटन है। लेकिन एक अगर राइट साइड लग रहा है और एक ऊपर की तरफ लग रहा है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा आप याद रखेंगे कि एक फोर्स अगर सपोज कर लीजिए आपका लग रहा है ऊपर की तरफ, एक तो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, लेट्स से ये मैं बोल देता हूं x एक्सिस की तरफ लग रहा है। दूसरा फोर्स आपका y एक्सिस की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो आपका जो नेट फोर्स आएगा वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों को एक डॉटेड लाइन से आप मिला देंगे तो ये आपका आएगा क्या? नेट फोर्स। और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? इन दोनों को ये साइड आप, ये फोर्स आपका Fx है, ये Fy है, ये इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल मान के ये वाली जो लेंथ आप निकालेंगे ना, ये वाली जो लेंथ सपोज कर लीजिए जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड आपकी Fx है, ये साइड आपकी Fy है, तो ये जो वैल्यू आएगी, इस साइड की जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा? नेट फोर्स होगा। तो बेटा नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आप बोलेंगे क्या? √Fx² + √Fy²। यह आपका आएगा क्या? नेट फोर्स। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को चमक नहीं रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके बच्चों के लिए थोड़ा सा 2-4 प्रॉब्लम हम करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर दोनों एक साइड लग रहे हैं तो आप जोड़ देंगे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ तो आप घटा देंगे, तो टोटल आपका नेट फोर्स 1 न्यूटन हो गया। अगर एक आपका इस तरफ लग रहा है और दूसरा आपका परपेंडिकुलर लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? Fx², x डायरेक्शन कौन सा लग रहा है? 3 न्यूटन, और प्लस Fy²। ओके, ये आपका हो जाएगा नेट फोर्स। और बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो ये जो नेट फोर्स इस x एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी आपकी, तो ये वाला एंगल क्या होता है बेटा? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया आपका, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेटा tan थीटा आपका होता है, मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जो एंगल आप फाइंड आउट कर देंगे, एंगल क्या हो जाएगा? tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? Fy, और बेस क्या है आपका? Fx। तो आपकी डायरेक्शन भी आ गई। अभी डायरेक्शन का क्या रोल है? सपोज कर लीजिए यहाँ पे 3 न्यूटन 2 न्यूटन आपको पता चला, नेट फोर्स 5, यहाँ पे आके आपको पता चला नेट फोर्स 1 न्यूटन आगे की तरफ। बेटा यहाँ पे मैंने आपसे पूछा 2 न्यूटन 3 न्यूटन, आपको नेट फोर्स आप निकाल तो देंगे, √3² + √2², तो आपका आ जाएगा 9 + 2, 9 + 4, तो √13 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पूछा किस डायरेक्शन में लगेगा? भाई x डायरेक्शन में लगेगा, y डायरेक्शन में लगेगा। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ना तो ये पर्टिकुलर ये x डायरेक्शन में लगेगा, ना ये y डायरेक्शन में लगेगा। जो नेट फोर्स लगेगा वो कहीं इन बिटवीन लगेगा आपका। ठीक है, तो इन बिटवीन किस डायरेक्शन में लगेगा, कितने एंगल पे लगेगा? तो वो एंगल आपने यहां से फाइंड आउट किया है कि वो एंगल आपका थीटा होगा, और उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan थीटा = Fy/Fx। ठीक है, तो यहां से कोई वैल्यू आई Fy/Fx की, तो लग से जैसे एक आ गई Fy और Fx की, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आपकी 45 डिग्री हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल कितना आएगा आपका? 45 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई और वैल्यू आ गई तो वो भी आप कैलकुलेटर की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक बेटा हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स पे नहीं आए हैं। अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि दो फोर्स अगर लग रहे हैं, अगर एक डायरेक्शन में है तो जुड़ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स उनका क्या हो जाता है, आपका सब्सट्रैक्ट हो जाता है। अगर परपेंडिकुलर लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होता है, Fy² प्लस Fx²। ओके, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो किस डायरेक्शन में लगेगा वो आप tan θ = Fy/Fx आप करके देखेंगे तो आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो अभी बेटा जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में भी 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो बेटा नेट फोर्स क्या लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, मैंने आपसे ये पूछा। तो आपको दिख गया कि यहाँ पे दो फोर्स क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप नेट फोर्स का जो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है नेट फोर्स का, वो क्या पढ़ा है बेटा, √Fx² प्लस √Fy²। जो नेट फोर्स x डायरेक्शन के अंदर लग रहा है प्लस जो नेट फोर्स आपका Fy डायरेक्शन के अंदर, y डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। तो आप नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगी आपकी 4² प्लस 4²। तो आपका आंसर आ जाएगा √16 प्लस 16 प्लस 16। तो बेटा नेट फोर्स की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई √32 न्यूटन। ठीक है, आप रूट को तोड़ के लिख भी सकते हैं तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। ये तो बेटा नेट फोर्स की बात है। मैंने आपसे पूछा किस डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स, तो किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपका 4 न्यूटन फोर्स था, इसके ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा था, 4 न्यूटन फोर्स लग रहा था एक और। तो नेट फोर्स आपका ये होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप 4 मान लीजिए, ये लेंथ आप 4 मान लीजिए, 4² प्लस 4² आपकी ये लेंथ कितनी आ जाएगी, √32 आ गई। और ये जो एंगल आया आपका ये क्या होगा, आपको डायरेक्शन बताएगा। तो किस डायरेक्शन में लगेगा, tan θ = परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर भी आपका 4 है, बेस भी आपका 4 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है आपका tan θ। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा वैल्यू है आपके 4, बेस की वैल्यू है आपकी 4, तो 1 वैल्यू है। तो tan θ की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। मैंने आपको टेबल के अंदर बताया था tan θ 1 किस एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब कि हमारा नेट फोर्स तो कितना लगेगा, √32 न्यूटन लगेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 45 डिग्री एंगल के ऊपर लगेगा। तो बेटा यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये m किलोग्राम का ब्लॉक है, इन दोनों फोर्स को हटा के जो रिजल्टेंट फोर्स आया, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नेट फोर्स आया आपका वो आया क्या, √32 न्यूटन, √32 न्यूटन। और उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, उसकी डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या आई है, 45 डिग्री। ओके, तो ये आपका फाइनल आ गया है। सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। अभी बेटा एक और दो प्रॉब्लम और देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए आप। तो आपको बेटा याद रखना है कि जब दो फोर्स परपेंडिकुलर हो तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, Fx² प्लस √Fx² प्लस Fy²। तो एक तो x एक्सिस का अलोन कर दिया, एक y एक्सिस का अलोन है, तो इन दोनों का क्या आएगा, नेट फोर्स ही आ गया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस का अलोन है, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस का अलोन है। तो ये हमारा देखिए पॉजिटिव x एक्सिस का अलोन है, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस का अलोन है। ओके, अभी देखिए एक दो प्रॉब्लम और करते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो। अभी बेटा जैसे कि एक और प्रॉब्लम दी मैंने आपको, ये m किलोग्राम आप सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है 4 न्यूटन फोर्स, और एक फोर्स अभी नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है। और ये जो फोर्स है ये क्या है आपका 3 न्यूटन है। मैंने आपसे पूछा नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा आपने क्या करेंगे, आप सबसे पहले डायग्राम से कर लेते हैं इसको। एक्स एक्सिस का लोन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लोन लग रहा है, एक तो आपका 4 न्यूटन, और दूसरा किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, नेगेटिव और माइनस वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। देखिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे की तरफ आपकी
माइनस जो नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, तो दूसरा जो फोर्स लग रहा है बेटा वो क्या लग रहा है आपका -3 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, 3 न्यूटन फोर्स। तो बेटा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ये आएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। यहां से ज्वाइन करते हुए यहाँ पे इसकी चोंच, इसकी जो ये है यहां से स्टार्ट करेंगे और दूसरे वेक्टर की जहां पे एंड होता है वहां पे खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये एंगल आपका थीटा है। तो बेटा आप क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये लेंथ कितनी होगी बेटा, ये आपकी 4 है, 4 न्यूटन है, ये आपकी 3 न्यूटन है। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स तो आपका वही आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स तो हम सीधा लिख देंगे Fx² + Fy², इसमें तो सोचना ही नहीं है हमको। तो ये जो लेंथ आएगी कितनी आएगी बेटा, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √25 और अगेन ये हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स तो आ गया। अभी बेटा बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका है, देखिए ये tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan थीटा आपका क्या होता है, तो आपका होता है वो होता है बेटा क्या, परपेंडिकुलर, ये तो है क्या परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है बेटा 3 न्यूटन और बेस आपको दे रखा है 4 न्यूटन, 3/4 हो गया आपका tan थीटा, ठीक है। तो बेटा थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे, tan थीटा = 3/4। तो बेटा ये वैल्यू देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आ सकती है ये आपकी। जनरली ये वैल्यू आपकी आएगी अराउंड 37 के आसपास आएगी आपकी वैल्यू, ओके। तो आपको वो नहीं करना है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी 3/4। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं लिखूं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं कि m किलोग्राम का ब्लॉक था, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा बेटा, 5 न्यूटन लगा, और 5 न्यूटन लगा और किस डायरेक्शन में लगा, वो एंगल बेटा यहां से हम कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो एंगल कुछ थीटा था हमारा नीचे की तरफ, ओके। तो आई होप दैट अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसका रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आप देख लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये नीचे की तरफ है आपका -y एक्सिस, तो -y एक्सिस की तरफ लगाया, तो ये आपका है क्या रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स इसकी वैल्यू आप ये साइड 4 है आपकी, ये साइड 3 है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपने निकाल दिया, उसके बाद आपने एंगल भी निकाल दिया है, ओके। तो अभी बेटा आता है कि कंपोनेंट क्या होता है, फिर कंपोनेंट का क्या यूज है। तो अभी मैं आपको बताता हूं। आई होप कि अप टू हियर आपको क्लियर हो गया कि दो फोर्स अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। सीधा सा डायरेक्ट फॉर्मूला है √Fx² + √Fy²। उनकी डायरेक्शन भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा आता है कि कंपोनेंट क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सपोज कर लीजिए ये हमारा ब्लॉक है n किलोग्राम, ये है मेरा 3 न्यूटन फोर्स और ये है सपोज कर लीजिए 4 न्यूटन फोर्स और ये कुछ 60 डिग्री एंगल के ऊपर लग रहा है। अभी बेटा ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप वो नहीं कह सकते कि रिजल्टेंट फोर्स √3² + 4² लगेगा। वो आप तभी लगा सकते थे जब आपके दोनों फोर्स क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे ऑफकोर्स की बात है तो परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब जो आप बोल रहे थे कि बार बार कि अगर दो फोर्स परपेंडिकुलर है तब तो आप लगा देते थे। अब ये कुछ एंगल के ऊपर है तो आप हम क्या करें, ये तो एक दूसरे कुछ एंगल के ऊपर है। अगर ये दोनों एक साथ 4 न्यूटन 3 न्यूटन यहाँ पे होता तो 7 बोल देते, एक पीछे की तरफ होता ये 4 न्यूटन होता तो हम बोल देते 1 न्यूटन पीछे की तरफ लग गया। अगर ये ऊपर की तरफ होता 4 न्यूटन तो भी आप बोल देते √3² + 4² 5 न्यूटन नेट फोर्स हो जाता। लेकिन ये तो एक दूसरे के कुछ एंगल के ऊपर है, तो इनका क्या इलाज है, तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है किसकी बेटा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स की। तो जो भी फोर्स किसी एंगल पे है, एक्स एक्सिस का लोन है वो तो चलो ठीक है, जो भी फोर्स आपका वाई एक्सिस का लोन है वो फोर्स भी आप वैसा का वैसा रखेंगे, उसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी फोर्स कुछ किसके ऊपर है, कुछ एंगल पे है, कुछ एंगल के ऊपर है एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से, तो उस फोर्स के हमको लेने पड़ते हैं कंपोनेंट। जब आप एक बार कंपोनेंट लेंगे तभी आप नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल पाएंगे, ओके।
तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, क्या वैल्यू होती है कंपोनेंट्स की, और एक बार कंपोनेंट लेने के बाद हम कैसे नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल पाएंगे। ओके, तो अभी कंपोनेंट सीख लेते हैं कैसे करते हैं। तो कंपोनेंट मैंने आपको एक चीज बताया है कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट हम कब लेते हैं, जब कोई फोर्स ना तो एक्स एक्सिस का लोंग लग रहा है, ना ही वो वाई एक्सिस का लोंग लग रहा हो, किसी एंगल थीटा के ऊपर लग रहा है। ठीक है, वो एंगल थीटा आपका हो सकता है कि एक्स एक्सिस से बना रहा है या फिर हो सकता है कि वो वाई एक्सिस से लगा रहा है। तो ऐसा फोर्स जो इन बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लग रहा है, उस फोर्स के हमको लेने पड़ते हैं कंपोनेंट, तभी आप नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ब्लॉक के ऊपर निकाल पाएंगे। ओके, तो अभी हम कंपोनेंट सीखने वाले हैं। तो बेटा ये भी आपको स्ट्रेट अवे लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज कर लीजिए ये मेरी है एक्स एक्सिस और ये है मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको सी बात है माइनस वाई एक्सिस होगी, ये आपकी क्या होगी माइनस एक्स एक्सिस। अभी मैंने बताया कि सपोज कर लीजिए ये कोई फोर्स आपका, ये कोई फोर्स है जो ये पॉइंट है ओरिजिन आपका ओ, ये फोर्स आपका किसी एंगल थीटा के ऊपर एक्ट हो रहा है। बेटा आपने ये तो पढ़ ही लिया होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे कोई फोर्स है एफ किसी एंगल थीटा पे है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना तो ये एक्स एक्सिस का अलोंग लग रहा है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो इस फोर्स के हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा किसके अंदर, इसके कंपोनेंट्स के अंदर। तो आप हमेशा याद रखेंगे जिस भी एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, उसके साथ आप कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स से। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके साथ आप क्या करेंगे, जो बच गया साइन थीटा वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स से, वही क्या हो जाते हैं उसके कंपोनेंट हो जाते हैं। अभी मैं एक बार करके बताता हूँ। अभी अलोंग द एक्स एक्सिस इसने बेटा क्या बना रखा है आपका, अलोंग द एक्स एक्सिस इसने एंगल बना रखा है आपका थीटा। ठीक है, तो इस एक्सिस को क्या अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा इसका, कोस थीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस फोर्स से, तो आपका कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, आप बेटा इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी आपकी, पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, तो इस डायरेक्शन के अंदर आपका कंपोनेंट क्या आएगा, आपका कंपोनेंट आएगा साइन टर्म आएगी इस डायरेक्शन में, तो साइन थीटा, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फोर्स। बेटा कोस थीटा क्यों आता है, साइन थीटा क्यों आता है, ये हम क्लास 11th के अंदर देखेंगे। फॉर द टाइमिंग आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, कैसे लेते हैं कंपोनेंट फिर से मैं बता रहा हूं। जिस भी एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बनाता है, इस एक्सिस के साथ जैसे अभी एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उस एक्सिस का अलोंग हमेशा कोस थीटा कोस टर्म आएगी और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फोर्स से। ठीक है, तो एफ कोस थीटा आ गया। उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो उस एक्सिस के साथ हमेशा साइन थीटा की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फोर्स से, एफ साइन थीटा आ गया। ओके, तो ये आपके हो गए क्या, कंपोनेंट। तो इस फोर्स को, इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट करने के बाद क्या मतलब हो गया कि इस फोर्स की जगह है, ये जो फोर्स है इसकी जगह मैं एक तो एक्स एक्सिस का लोग इसका कंपोनेंट लिख सकता हूं एफ कोस थीटा, और एक वाई एक्सिस के लिए अलोंग कंपोनेंट लिख सकता हूं एफ साइन थीटा। तो इसकी मतलब इस फोर्स को हटा के मैं वहां पे एक तो ये लिख दूंगा कंपोनेंट, एक दूसरा मेरा कंपोनेंट ये लिख दूंगा, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इस फोर्स को हटा दूंगा क्योंकि मैंने इसके कंपोनेंट ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो आपका फोर्स आ रहा है वो एक तो एक्स एक्सिस का लोंग आ रहा है, एक वाई एक्सिस का लोंग आ रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स आप निकाल पाएंगे। ओके, चलो इस चीज के ऊपर बाद में आ जाएंगे, बाद में मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूंगा। सबसे पहले तो आप कंपोनेंट सीख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो जिस भी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता है उसके साथ कोस टर्म, उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके साथ क्या बनाएगा, साइन टर्म। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे आप हमेशा कि ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स इसका एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा बना, एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा बना, तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में आता है हमेशा। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए आपके सही बने हैं या नहीं बने हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फोर्स होता है ये इन बिटवीन होता है, बीच में होता है किसके, इसके कंपोनेंट्स के। ओके, तीसरी चीज आप क्या याद रखेंगे बेटा इसमें
तीसरी चीज आप याद रखेंगे कि अगर मेरा ये जैसे फोर्स है, ये मेरा जो फोर्स है F, ये अगर ओरिजिन से दूर भाग रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो इसके कंपोनेंट भी क्या जाएंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये O था, ये फोर्स भी इसका दूर जा रहा है, इसकी चोट क्या है, इस तरफ है, मतलब इससे दूर जा रहा है, इस पॉइंट O से। तो इसके कंपोनेंट भी आप देख रहे हैं, दोनों क्या जा रहे हैं, इसके दूर ही जा रहे हैं। ओके, तो बेटा एक बार इसको राइटिंग में लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना आए कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, ये एग्जांपल आप लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, द एक्सिस, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स component of force V, okay, यहां से रुकिए बेटा, we always try to take component of force along x axis एंड वाई एक्सिस। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमेशा कहां पे लेते हैं हम, अलोंग द एक्स एक्सिस लेते हैं और अलोंग द वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखेंगे इसके बारे में, द एक्सिस which makes the axis along which force makes an angle theta, along which force makes an angle theta, always contains cos theta term, always contain cos theta term multiplied by force। ठीक है, और द एक्सिस perpendicular to it contains sin theta term multiplied by force। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कि हमेशा कंपोनेंट हम ट्राई करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ले, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है फोर्स, उस एक्सिस के अलोंग हमेशा कोस थीटा टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स के साथ, और जो एक्सिस परपेंडिकुलर होती है उसके साथ हम क्या करेंगे, साइन थीटा टर्म बना लेंगे और किसके मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स के साथ। ओके, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, वो आपको करके देखने हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ साथ। यहां से हम मिटा देते हैं, आप प्लीज राइट डाउन कर लीजिए इन तीनों पॉइंट्स को। अभी हम 1-2 एग्जांपल करते हैं इसके, आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहला तो जैसे मैं आपको देता हूं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। यहाँ पे बेटा कोई फोर्स लग रहा है, सपोज कर लीजिए 10 न्यूटन, और ये एंगल आपका बना रहा है 30 डिग्री। आपको इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा है इसका, तो इस एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बना रहे हैं, तो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा इस तरफ जिस एक्सिस से बना रहे हैं एंगल थीटा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो गई,
और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस आपकी -y भी होगी, दोनों होगी। देखिए बेटा, इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर आपकी ये भी होती है, इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर -y भी होती है, लेकिन आपका फोर्स इन दोनों एक्सिस के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलोंग आपकी क्या आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे। चीज क्लियर होगी आपको? एक तो ये एक्सिस इसके साथ ये एंगल बना रहा है, दूसरी इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये दोनों ही परपेंडिकुलर है इसके। लेकिन ये एक्सिस हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो फोर्स होना चाहिए, जो टेंजेंटल फोर्स है, ये इस एक्सिस और इस एक्सिस के इसके कंपोनेंट्स के बीच में होना चाहिए आपका। ठीक है, तो बेटा यहां से आप देख सकते हैं कि ये अवेज आ रहा है आपका टेंजेंटल फोर्स, तो इसके कंपोनेंट भी क्या जाएंगे, इसके अवेज आएंगे। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट लिख दिए। बेटा जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है उसके साथ कोस टर्म आती है, तो आप लिख देंगे cos 30 डिवाइडेड बाय कोस, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय कोस, तो tan cos 30 आ गया। और इस डायरेक्शन में क्या आ गया आपका, tan sin 30। तो इसका मतलब इस टेंजेंटल फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये हमारी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, तो अलोंग द x एक्सिस आपका लग रहा है tan cos 30, tan cos 30। cos 30 की बेटा मैंने वैल्यू आपको कल बताई थी, वो होती है √3/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5√3 न्यूटन। और अलोंग द y एक्सिस आपका एक और फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है बेटा, tan sin 30। sin 30 की बेटा मैंने आपको कल वैल्यू बताई थी, वो आपकी क्या होती है, 1/2। तो tan sin 30 आपका होता है कितना, 1/2 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो बेटा इस डायरेक्शन में आपका एक फोर्स लग रहा है क्या, 5 न्यूटन, और अलोंग द एक्स डायरेक्शन में आपका क्या फोर्स लग रहा है, 5√3 न्यूटन। ओके, तो बेटा इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो कल की बेटा लाइव क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए हैं आज, ठीक है, आज तो यहीं पे इसको वो करते हैं, कंपोनेंट जो बताए हैं यही डिस्कस करेंगे आपको कल की क्लास के अंदर कि कैसे कैसे हम कंपोनेंट ले सकते हैं। आप वहीं पे मेरे से पूछ लीजिए अगर आपको कोई डाउट रहता है तो लाइव क्लास में मेरे को पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कल लाइव क्लास के अंदर इसके से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो देन यू कैन आस्क मी इन द डाउट क्लास एज वेल। ठीक है, सो थैंक यू।